हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कॉग्नाइज। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक करवाया था सेटलिंग डाउन ऑफ इंग्लिश एज अ इंग्लिश एंड मीडियम। इसमें मैंने आपको 3 पार्ट्स कवर करवाए थे। मेरे फर्स्ट वीडियो में कौन कौन से थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा इंडिया इन द 1950s, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द सेटलिंग डाउन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर देना। आज हम स्टार्ट करेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये होता है हमारा यहाँ से स्टार्ट। Institutionalization of English in India. English in India become gradually institutionalization. इंडिया में इंग्लिश क्या थी, धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई। वर्किंग थ्रू कोर्सेज दैट वर टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेज। कोर्सेज बेस पे क्या थी, ये स्कूल और कॉलेज में टॉट की जाने लगी, पढ़ाई जाने लगी। इंग्लिश ऑल्सो बिकम द बेसिस ऑन विच अ पर्सन मेरिट एंड वर्थ। एक पर्सन की कीमत उसकी इंग्लिश पर बेस्ड थी। वुड बी असेस्ड इन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू एंड फॉलोइंग विच जॉब्स वुड बी असाइन टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। एक सक्सेसफुल बंदे के लिए जो इंग्लिश थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। उसका इंटरव्यू इंग्लिश के बेस्ड पे क्लियर होने लगा था। एट अनदर लेवल, दूसरे लेवल थे जो, जैसे ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी एंड अदर सर्विस विद वुड कंडक्ट देयर वर्क इन इंग्लिश। ये जो वर्क थे, जॉब सी, इसमें काम इंग्लिश में ही किया जाता था। दे वेंट इन टू द रैमिफिकेशन होती है जो इनके मेन शाखाएं, मेन ब्रांचेस होती हैं ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती थी। स्टडिंग इंडिविजुअल केसेस, प्रोनाउंसिंग जजमेंट, ये सारे वर्क जो थे इंग्लिश में किए जाते थे। सून इंग्लिश वुड मेक इट्स वे इनटू द वॉप एंड वूप ऑफ अ नेशन लाइफ। जो इंग्लिश थी उसने अपना तरीका बना लिया था एवरीवेयर यूज होने का। सो फार वी हैव व्यूड द फिनोमिना ऑफ इंग्लिश इन इट्स ब्रॉडर एस्पेक्ट। जो फिनोमिना था इंग्लिश का वो क्या था, काफ़ी ब्रॉड हो चुका था, मतलब काफ़ी लार्ज हो चुका था। However, we should not forget that Indian democratic regime went about the task of institutionalizing education in a systematic manner and study the efficacy and utilities of the language in operation with extreme care. जो क्या थी, जो टास्क था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, वो क्या था, एक सिस्टेमेटिक मैनर में किया गया था, क्योंकि इंग्लिश में थी, काफ़ी एफिशिएंसी थी, मतलब उसकी जो लैंग्वेज की यूटिलाइजेशन थी काफ़ी इफेक्टिव थी। A number of commission were set up at regular interval to ponder over the issue of medium to be adopted in institution of learning। क्या थी, इंग्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग में क्या थे, काफ़ी इशू अडॉप्ट किए गए थे। द क्वेश्चन ऑफ असेसिंग मेरिट फॉर अपॉइंटिंग सूटेबल, जो मेरिट जाने लगी थी सूटेबल पर्सन की, मतलब एक जो पर्सन को सिलेक्ट किया जाता था वो इंग्लिश के बेस्ड पे, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी पर्सनालिटी इंग्लिश बेस्ड थी। पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स, द वेरी मैनर ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड ऑन टॉप ऑफ इट फ्रेमिंग ऑफ सिलेबस फॉर वरियर कोर्सेज एंड टीचिंग प्रोग्राम्स एट डिफरेंट लेवल वर डिस्कस्ड देयर। जो पुराना मतलब जो भी था, सारा सिलेबस क्या था, टीचिंग प्रोग्राम्स का अलग अलग लेवल पे डिस्कस किया गया एक गवर्नमेंट जॉब गेट करने के लिए। Add to this the fact that in each successive commission the changing scenario of country was taken into the account so that misjudgment done earlier। उन्होंने क्या बोला, जो भी मिसजजमेंट हुई है पहले, उन सबको क्या है, रेक्टिफाई किया, मतलब सुधारा गया। Particularly the issue of a national language in which the regime would do its business and communicate to the various states its policy and program
अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द इलाइट एंड कॉमन मासेस अलाइक। क्या किया गया, जो नेशनल लैंग्वेज है उसको ही यूज़ किया जाने लगा बिजनेस में, कम्युनिकेशन पर्पस में, पॉलिसीज़ बनाने में, प्रोग्राम्स बनाने में। क्या था, इंग्लिश से ही अट्रैक्ट किया गया। द अडॉप्शन ऑफ वन और अदर लैंग्वेज बिकम अ मैटर ऑफ हेटेड डिबेट ऑल ओवर द कंट्री। मतलब एक लैंग्वेज की अडॉप्शन के लिए दूसरी लैंग्वेज को नकारने के लिए क्या था, ये एक मैटर बन गया डिबेट का, बहस का। इवेंचुअली अंत में क्या हुआ, द प्रेशर ऑफ सिलेक्टिंग वन लैंग्वेज इन प्रेफरेंस टू अनदर फॉर स्पेसिफिक एम। मतलब एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना और दूसरी को प्रेफर करना एक स्पेसिफिक एम के लिए, बिकम टू मच टू बियर फॉर द नेशन। मतलब नेशन को इसे बियर करना पड़ा कि मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लैंग्वेज चाहिए थी, बट उसे प्रेफर नहीं किया गया। एट मैनी अ टाइम द टजल होता है संघर्ष। क्या था, सपोर्ट किया गया हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में और उसे नेशनल लैंग्वेज माना गया। ये क्या था, हार्ड एफर्ट के बाद ऐसे हुआ। अ फॉर्मूला इवॉल्व्ड बाय वन कमीशन वाज पुट टू नॉट होता है जीरो, बाय द सबसीक्वेंट होता है बाद में, कमीशन विद ऑन गोइंग डिबेट्स अबाउट द होल इशू इन द नेशनल प्रेस, पॉलिटिकल सर्कल एंड सोशल प्लेटफॉर्म। डिबेट किस किस रिलेटेड होती थी, प्रेस रिलेटेड, पॉलिटिकल सर्कल, सोशल प्लेटफॉर्म। क्या था, ये सभी उसको जीरो पुट करने में लगे हुए थे। इवन टूडे द सिचुएशन इज नॉट क्लियर। अभी भी आज तक भी लिंक लैंग्वेज की सिचुएशन है जो क्लियर नहीं हुई है। जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक और प्राइवेट में, क्या है, अनसर्टेनिटी है। सिर्फ जॉब के मैटर में ही इंग्लिश को प्रेफर किया जा रहा है, जिससे मार्केट ग्रो कर रही है। इन सर्टेन क्या है, इंग्लिश इन इंडिया हैज़ बिकम स्ट्रोंगर देन एवर बिफोर राइडिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्टिक मार्केट। जो इंग्लिश है इंडिया में क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ग्लोबलाइज्ड इकोनमी एंड अ यूनिपोलर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गली ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स वेस्टर्न सेंटर। जो भी सारा काम हो रहा है ये वेस्टर्न सेंटर्स के थ्रू हो रहा है। Though English occupy a relatively strong position among language spoken, read and written in India, it has had long and difficult journey since the time it was introduced. ये जो इंग्लिश है इसकी क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी है लैंग्वेज स्पोक करने में, बोलने में, रीड करने में, राइट करने में। ये क्या थी, काफ़ी लंबी चौड़ी हार्ड जर्नी थी इसको इंट्रोड्यूस करने में। द वर्नैकुलर होता है मातृभाषा प्रेस थी जो, उन्होंने भी क्या ऑफर किया था, क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज गवर्निंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश। यूज़ होने लगी इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव में, जुडिशियल में और अदर फील्ड में। जैसे इनकी उपशाखाएं, मेन ब्रांचेस है जो, उनमें जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाती थी वो इंग्लिश में की जाती थी। इट हैज़ आर्टिकुलेटेड फोर्सफुली द व्यू ऑफ दस who stand to lose immensely in the battle of survival in job market. Thus, even today, 57 years after independence, 52 साल बाद इंडिपेंडेंस के, there are many, अभी भी कुछ लोग हैं जो इंग्लिश का विरोध करते हैं कॉलोनियल मास्टर में। नेक्स्ट है हमारा डिबेट सेक्शन, जिसमें क्या है, फॉर इंग्लिश और रेजिस्टिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए, और रेजिस्टिंग इट, इसका विरोध करना। एज इट क्लियर द जर्नी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू दिस हैज़ नॉट बीन अ स्मूथ वन। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंग्लिश आई इंडिया में वो स्मूथ वे में नहीं थी फिर भी। एट एवरी पॉइंट ऑफ चेंज इन इन्फ्लुएंस, एवरी पॉइंट क्या था उसका, चेंज करने का। इट हैज़ फेस्ड ऑब्स्टेकल फ्रॉम रीजन्स, उसके मतलब इंग्लिश को अडॉप्ट करने में काफ़ी बाधाएं आई, रीजन से, एथनिक सेंटर से, नेटिव लैंग्वेजेस से। देयर आर पॉलिटिकल फॉर्मेशन
in all concern of India either resisting English or playing an aspect of it against what they call the hegemonies character of Hindi. मतलब हिंदी को एक हेगमोनाइजिंग करेक्टर माना गया. Resistance is there in all Indian languages to English expression that find their way into them through colloquial use. जो विरोध किया जा रहा था सारी लैंग्वेजेस का इंग्लिश एक्सप्रेशन ने फिर भी क्या किया, एक तरीका निकाल लिया उसको बोलचाल की भाषा में यूज़ करने का. इंडियन लैंग्वेज डू नॉट नो एट दिस स्टेज व्हाट टू मेक ऑफ द ऑनस्लॉट ऑन देम फॉर लिंग्विस्टिक मैनरिज्म इन इंग्लिश. जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उन्हें नहीं पता था कि कैसे ऑनस्लॉट करना है इंग्लिश को, कैसे हमला करना है इंग्लिश पर. वेयर इंग्लिश कैन कन्वेंटली इम्प्रेस एंड अडॉप्ट एज मैनी इंडियनिज्म. फिर क्या हुआ, काफ़ी इंडियनिज्म मतलब काफ़ी इंडियन लोगों के द्वारा इंग्लिश को अडॉप्ट किया गया. हमारे सोशल इन्वायरमेंट में इंग्लिश का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेस बन गया. सी द एवर एक्सपेंडिंग साइज ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. जो इंग्लिश डिक्शनरी थी वो काफ़ी एवर एक्सपेंडिंग हो गई, मतलब साइज काफ़ी बढ़ गया. इंडियन लैंग्वेज फाइंड द एक्सरसाइज ऑफ एक्सेप्टिंग वर्ड्स. काफ़ी न्यू वर्ड्स क्रिएट हुए, एक्सप्रेशंस क्रिएट हुए, जिससे क्या था, काफ़ी खतरा बढ़ गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन लिटरेचर एंड इंग्लिश. टू मोर इशू रिमेन टू बी कंसिडर्ड इन दिस डिस्कशन. इसमें क्या है, दो डिस्कशन की गई हैं. एक तो लिटरेरी राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज एंड द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश. एक तो लिटरेरी राइटिंग है और दूसरा क्या है, रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश टू द ओवरऑल कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया. ये जो क्या है, कन्फ्लिक्ट शो करेगा एक दूसरे की. द कन्फ्लिक्ट इज नॉट सिंपल. जो कन्फ्लिक्ट है वो सिंपल नहीं है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड है. इंस्टेड इट इज़ रियल. क्या है, ओनली आइडियोलॉजिकल है, रियल होने की बजाय. तो हम देखते हैं इसके दोनों पार्ट्स. ये हैं हमारे 6 पार्ट के दोनों पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट है लिटरेरी राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस, सेकंड पार्ट है इंडियन इंग्लिश राइटिंग. आई होप आपको जो मेरा 4th और 5th पार्ट है समझ आ गया होगा. 4th पार्ट था हमारा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे बनी. और 5th पार्ट था हमारा फॉर इंग्लिश और रेजिस्टिंग इट. ये हमारा लास्ट पार्ट है. 6th पार्ट कन्फ्लिक्ट है. ये कन्फ्लिक्ट के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये दोनों. लिटरेरी राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज. इवन थो लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेजेस बियर द इनिशियल स्टैम्प ऑफ मॉडर्निस्ट राइटिंग इन द अर्ली ईयर इंडिपेंडेंस कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. क्या था, लिटरेचर था जो इंडियन लैंग्वेज का, उन्होंने काफ़ी बियर किया मॉडर्निस्ट राइटिंग का, जो इंडिपेंडेंस के अर्ली ईयर्स में की गई थी फ्रॉम द वेस्ट की तरफ से. दे हैव शोन एविडेंस ऑफ फ्रीइंग देमसेल्फ. इसमें क्या शो किया गया है, खुद को फ्री फ्रॉम दैट इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली. वो धीरे धीरे क्या था, प्रभावित करता गया जो लिटरेरी राइटिंग की गई थी इंडियन लैंग्वेज में. दे स्टिल लुक टवर्ड्स देयर रूट्स इन द, इनकी जो रूट्स थी वो किस में थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब एंड ड्रो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में इसकी रूट्स थी. एंड ड्रो इंस्पायरेशन, जो क्या था, इंस्पायर करता था. फ्रॉम द वर्क्स देयर रूट्स फ्रॉम द वर्क्स रिटन इन दैट फेस. जो भी वर्क्स लिखे गए थे उस फेस में, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेस में. एग्जाम्पल्स हैं टैगोर, प्रेमचंद, भारती, नजरुल इस्लाम, फैज एंड मेंटो गेट मोर फ्रिक्वेंटली साइटेड टुडे देन एवर बिफोर. जो आज क्या है, काफ़ी साइटेड है पहले से. Being closer to life at the grassroots, Indian language remain capable of grasping inequality. जो इंडियन लैंग्वेज थी हमारी वो क्या थी, कैपेबल थी इन इक्वालिटी को ग्रास्प करने में. पॉवर्टी एंड जेंडर इनजस्टिस बेटर देन इंग्लिश. उन्होंने क्या बोला,
जो पावर्टी है, गरीबी है, जेंडर इनजस्टिस है, जो जेंडर का भेदभाव है, वो क्या है, इंग्लिश से बेटर है। दे कैच द रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस, उन्होंने रिदम कैच की है एग्जिस्टेंस की। द राइज एंड फॉल ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच है जो राइज भी होती रहती है, फॉल भी। द डस्ट एंड स्टिंक ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, मतलब गलियों की धूल और मिट्टी। With an immediacy not possible in a foreign tongue, however indigenous it may have become through use by a section of people। इसमें क्या दिखाया गया है, मतलब लिटरेरी राइटिंग जो इंग्लिश को इंडियन लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया है, उन्होंने सिचुएशन बताई है हमें, मतलब कैसा फील होता है। इन एटीट्यूड ऑल्सो द राइटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो राइटर थे इंडियन लैंग्वेज के, उनके पास काफ़ी सेंस थी कमिटमेंट की। वो क्या करते थे, जो पर्सन को चूज़ करते थे उसके बारे में, मतलब जिस चीज़ को उन्होंने चूज़ किया उसके बारे में सब कुछ डिपिक्ट कर देते थे। थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में ही वे सोचते थे, उसको एक्सप्रेस करते थे जो होल कम्युनिटी द्वारा बोली जाती थी। मतलब एक बंदे की डिग्निटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देते थे। द पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ द एंटरप्राइज कीप्स अ राइटर फोकस्ड अपॉन नॉट जस्ट द प्लाइट ऑफ अ पर्सन, मतलब एक बंदे की प्लाइट को शो नहीं करते थे, मतलब उस सिचुएशन को शो नहीं करते थे, बल्कि उसकी कंडीशन जो उभर रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को चूज करके उसको डिस्क्राइब करते थे। द सजेस्ट दैट रोल ऑफ लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज का फुल फ्लैज रोल प्ले करते थे। रोल ऑफ फॉर्म इन लिटरेरी राइटिंग इज क्रूशियल, जो साहित्यिक राइटिंग थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इट इज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ टू कीप द जीनियस ऑफ द क्रिएटिव इंडिविजुअल इन टच विद दस अप एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इन स्पेसिफिक एपॉक्स। इपॉक्स होते हैं युग, मतलब युग की अप एंड डाउन्स है जो लाइफ की, उसे डिस्क्राइब किया गया है। मतलब जो एथोस है, हमारी प्रकृति है, उसकी गवाही देती है। लैंग्वेज सी एज वेल एज पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ दैट एथोस, दिस इज बोर्न आउट बाय द वे। ये इसमें क्या है, जो महाश्वेता देवी है, मुक्ति बोध है, श्री श्री है, उन्होंने खुद को रजिस्टर किया है इंडियन लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस का। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है कन्फ्लिक्ट का। फर्स्ट था हमारा लिटरेरी राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज, इसमें क्या था, कंडीशन बताई गई थी और इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया था, इंडियन राइटर्स के बारे में बताया गया था, और लिटरेरी राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो बताया गया है। अब हम देखते हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग में क्या है। एज फॉर एज लिटरेरी राइटिंग इन इंग्लिश बाय इंडियन राइटर गोज, वन नोटिस अ ग्रेट डील ऑफ वर्सेटाइल। जो इंडियन राइटिंग है, इंडियन इंग्लिश राइटिंग है, नेचर में काफ़ी वर्सेटाइल है, मतलब चंचल है। ये अकम्प्लिश कैसे की गई, स्किल द्वारा। एक्यूमेन डिफ़िकल्ट टू अचीव ऑर्डिनरी, मतलब क्या है, इसको अचीव, ऑर्डिनरी जो अचीव किया है उसमें काफ़ी बाधाएं आई हैं। लार्ज इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस स्पॉन्सर दीज राइटर एंड प्रोजेक्ट दैम एज रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ great merit. The contemporary Indian writer in English make a great splash one day. Drawing attention to him for the artistic feat achieved. The appeal of this writer is assessed commercially. ये जो राइटर्स थे इनको कमर्शियली बेस पे लिया गया। With mention of the number of copies sold of a particular work, मतलब क्या था, ये जो राइटिंग की थी, इनका जो पर्टिकुलर वर्क था उनकी कॉपीज को बेचा जाने लगा। द साइनिंग अमाउंट ऑफ द वर्क इन caution is also big news, with publicity of the work arranged proportionate to the money changing hands on the big occasion. Thus literary writing in English, particularly with reference to India, has become more of a commodified entity. Huge profit क्या था इसमें, ये जो कॉपीज़ मतलब राइटिंग की गई, उनकी कॉपीज़ बनाई गया, उनके पैकेज बनाए गए और मार्केट में उनको बेचा गया, मतलब पूरे ऑल ओवर
ग्लोब में, मतलब उनकी एक ढाल बना ली गई ह्यूज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या किया जाने लगा, राइटिंग की हुई कॉपीज को बेचा जाने लगा। ये था इंडियन इंग्लिश राइटिंग में। आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ सच अ कमोडिटी, मतलब उस कमोडिटी की आर्टिस्टिक वैल्यू, मतलब जो कीमत थी वो क्या थी, वर्क थी, जो क्या थी, एक प्रोडक्ट बन के रह गई थी, मतलब सेलिंग के लिए। इंटरेस्टिंगली दिस बाय प्रोडक्ट टू इज ऑल्सो मेड एड अ प्राइमरी कमोडिटी थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ द पब्लिसिटी इंडस्ट्री दैट, जैसे क्या बनने लगा, ये जो राइटिंग्स थी, क्या आने लगा उसमें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, प्राइज गिविंग ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या था, हायर लर्निंग भी होती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और क्या था, एक कमर्शियल बेस पे भी बिजनेस किया जाता था। इंग्लिश इन इंडिया, पार्ट ऑफ अ ट्रिकी वर्ड, अ ग्लोबलाइज्ड एटमोसफियर रन ऑन द हार्ड लॉजिक ऑफ कमर्शियलिज्म। ये क्या बन गया था, एक लॉजिक बन गया था कमर्शियलिज्म का। फॉर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री सच एज अवर, जो फिनोमिना था राइज करने लगा, इंग्लिश की इंडिया में ग्रोथ होने लगी, एजुकेटिव बन गई इंग्लिश। इट ऑफर अ ग्रेट मैनी इनसाइट, क्या थी, इनसाइट, क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, चेंजेस किया गया हिस्टोरिकल इपॉक्स को, मतलब हिस्टोरिक युग में चेंजेस की गई। इट ऑल्सो मेक क्लियर एज टू रोल प्लेड बाय द पावर सेंटर इन क्रिएशन ऑफ, पावर सेंटर के द्वारा क्या किया गया, पैराडिगम बनाए गए, कैनन, पर्सपेक्टिव, मैनी ऑफ विच वी हैव बीन विटनेस इन आवर इवेंटफुल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 150 ईयर्स। 150 ईयर्स की हिस्ट्री में चेंजेस किया गया और एक लॉजिक बनाया गया कमर्शियलिज्म का। राइटिंग्स को बेचा जाने लगा, राइटिंग्स की कॉपीज को। टुडे वी हैव बार्गेनिंग मिडिल क्लास फेड ऑन द आइडियाज ऑफ merit, efficacy and skill that English is capable to imparting in modern world, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में जो इंग्लिश का स्किल था डे बाय डे इंक्रीज होता गया। बट दिस इज नॉट ओनली थिंग इंग्लिश सिम्बोलाइज प्रोवाइडिंग अ विंडो टू अ large number of literature in the world. English also has its own wealth of knowledge and learning. जो इंग्लिश थी उससे काफ़ी नॉलेज मिलने लगी, वेल्थ मिलने लग गया, नंबर ऑफ लिटरेचर्स वर्ड में क्रिएट किए गए। ये थी हमारी इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ऐसा नहीं किया भी ये गलत हुआ, इंग्लिश से हमें फ्रीडम भी मिली, कमर्शियलिज्म भी किया गया, कॉपीज थी जो सेल होने लगी। हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड हुए, काफ़ी ग्रो करने लगी मार्केट, काफ़ी जॉब्स बढ़ गई। ये था हमारा फुल टॉपिक इंग्लिश एज अ मीडियम। आई होप गाइस आपको ये सारा टॉपिक, मेरी दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर getting new videos.